आदरणीय साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 6th क्लास से शुरू करेंगे हिस्ट्री को। जैसे मैंने बताया था 6 से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है इसी बोर्ड पे करेंगे। उसके जो आ गया सिलेबस है सारा का सारा इतिहास का जितना भी हिस्ट्री का वो सारा करेंगे। 6th क्लास को स्टूडेंट्स मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत हो गई तो फिर हमारे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इतिहास का महत्व बहुत है। छोटे छोटे टेस्ट से लेकर के बड़े से बड़े टेस्ट तक में आता है। इसलिए बच्चों आज जो 6th क्लास है उसे शुरू करेंगे। पहला चैप्टर 6th क्लास का। क्लास 6th, ठीक है बच्चों। तो पहले उससे हिस्ट्री चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे, ये नाम बच्चों पहले चैप्टर का। तो एक बात ध्यान रखो कि मैंने आपको ये बताया था बेटा कि भी व्हाट इज हिस्ट्री, ये बताया था मैंने कि भी इतिहास क्या है। भूतकाल की जो घटनाएं हैं, ठीक है, उनका जो लिखित और बच्चों सीक्वेंस में मतलब क्रमबद्ध जो वर्णन है वो इतिहास है बच्चों। ये ध्यान रखो कि भूतकाल की घटना होनी चाहिए, लिखित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। वो हिस्ट्री है, उसको इतिहास कहते हैं। अब एक बात और कहूं मैं, सबसे पहले ये सोचा करो भी चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया, इसको समझ लिया कि भाई नाम क्या है चैप्टर का, इसका मीनिंग क्या है, तो फिर ये मान लीजिए कि आपकी 50% जो प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से उससे चैप्टर से संबंधित वो आपको क्लियर हो गई। जैसे मैं ये कहूं कि भाई क्या, इसका मतलब भाई क्या, ये कि घटना क्या है, कि भी व्हाट इज इंसिडेंट्स और हैपनिंग, ठीक है ना। कि भी कब, व्हेन इंसिडेंट्स अकर्ड, ये हुआ इसका मतलब। कहां, कि वेयर इट हैपेंड, ठीक है। और कैसे, हाउ और रीजन, इसका मतलब ये है कि रीजन कौन से रहे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ये बच्चों कि जो चैप्टर है उसको समझ लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये करते हैं कि भाई हम क्या जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं, चैप्टर शुरू, ठीक है बेटा। ये है किसके बारे में जानेंगे, पूर्वजों के बारे में। ये है पूर्वजों में कौन है, विभिन्न प्रकार के आदमी हैं, कृषक भी हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें शिल्पकार भी हैं, उसमें वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, उसमें अध्यापक भी हो सकते हैं। क्यों रहे होंगे ना, भूतकाल में भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे। तो एटसेट्रा सबके बारे में जो कुछ बात है कि वो जान सकते। हम कैसे खेलते थे, हमारे खेल कौन से थे, हमारे मनोरंजन के साधन कौन से थे, ठीक बच्चों, आदि। ये है मतलब, ये इतिहास है। हम इसके बारे में जानेंगे कि अतीत के बारे में हम जानते थे, इनके बारे में जानेंगे, हमारे खेल कूद, खाने पीने, रहने सहने के बारे में वो जानते हैं हम, ठीक है, इसके माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, ठीक।
अब बेटा दूसरा जो टॉपिक है चैप्टर का कि भी कहाँ रहते थे इंसान पहले, कहाँ रहते थे, ये है। ये बेटा आपकी जो किताब में उसमें दिया हुआ कि भी सुलेमान, किरथार की पहाड़ियां, ठीक है, उसमें दिया हुआ कि सिंधु नदी, उसमें दिया हुआ गंगा नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये दिया हुआ है, गंगा और उसकी सहायक नदियां और सोन नदी, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें गारो, खासी जयंतिया जो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, उसके बारे में, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्या पर्वत, उसके बारे में, एटसेट्रा। ये किताब में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा कि बेटा टॉपिक है कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, ये कह रहे हैं। तो इस साइड में मैं बताता हूं कहाँ रहते थे। ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज नदी है उसके किनारे रहते थे, नदियों के पास या उसके किनारे, ठीक है। दूसरी बात, पहाड़ी पर या ऊंचे टीलों पर, टीलों पर। अगली बात, गुफा में। और लास्ट बात, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष पर यहां रहते थे बच्चों, ठीक है। आपकी किताब में इस प्रकार दिया और मैंने इस प्रकार आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। जी, नदियों के किनारे का मतलब बच्चों जो इसमें सिंधु, गंगा, सोन नदी आई, इसका मतलब ये कि मान लो ये नदी है, ये नदी है, इसका मतलब मान लो। इससे पहले एक बात और समझो कि जो इंसान है वो सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी है, प्राणी, ये ध्यान रख लो। और उस समय में क्या थे, जंगली जानवर, ये बात ध्यान रखना, फिर आसान रहेगा समझने में, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखो, फिर आसान रहेगा कि इंसान सबसे ज्यादा कमजोर जीव है, प्राणी है, ये एनिमल है, वो ये भी एक तरह का। और उस समय सब जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, और जो वाइल्ड बीस्ट थे, एनिमल्स थे, वे थे ज्यादा। अब आदमी सबसे कमजोर, क्योंकि उसके पास जो जानवर है उनके पास जैसे पंजे हैं, दांत है, वो बात नहीं है, ठीक है। इसलिए जो ये रहन है इनके ऊपर, उसका जो प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण ये रहा इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, इसको लेकर रहा बच्चों, सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा को लेकर रहा ये आदमी, इंसान जो हमारे पूर्वज रहे। क्योंकि नदी के किनारे वो इस प्रकार रहा यहां पे कि भाई मान लो ये यहां पे बस गया, यहां पे इस साइड में, तो यहां पे इसलिए रहा ये आदमी कि भाई यहां से अगर कोई भी जंगली जानवर आता है, ये पानी है, फ्लो कर रहा है या रुका हुआ है, तो इन आदमियों को ये दिखाई देंगे, जो भी जानवर होगा इसको क्रॉस करता हुआ। उसके बाद फिर इसको ये पत्थर मारेंगे, डंडा मारेंगे, कुछ फेंकेंगे, इसको डराएंगे, ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए अपनी सेफ्टी कहां रहा, जैसे मैंने बताया सबसे डरपोक। दूसरी बात बच्चों कि जो इंसान रहा वो टीलों पे रहा है या पहाड़ी पे रहा है, ये रहा है, इसके पीछे भी कारण उसका डर का भावना उसकी। क्योंकि यहां पे इसलिए रहा कि यहां से जो भी जानवर आएगा, जंगली जानवर कोई भी चढ़ता है यहां से, तो इसको दिखाई देगा ये आदमी यहां बैठा इंसान, इसको फिर वो ईंट मारेगा, पत्थर मारेगा, कुछ लकड़ियां, कुछ डराएगा, तो जानवर फिर वापिस आ जाएगा।
इसलिए रहा है यहाँ पे। ठीक है, केवल एक कारण सेफ्टी और सिक्योरिटी, कि जैसे बताया कि सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी, उसके पास से उतना साजो सामान नहीं था जो वाइल्ड जो एनिमल्स है उनके पास होता है, जैसे पंजे है, दांत है, वो नहीं था उनका। वो कुछ जानवर तो जैसे टोटली मांस के ऊपर निर्भर है, लेकिन आदमी मांसाहारी भी रहा है और आदमी शाकाहारी भी रहा है। उसने कंद मूल जो साग सब्जी जो भी कुछ मिला, फल फ्रूट, उसने वो भी खाया है। इसलिए सेफ्टी को लेकर ये रहा है। अब इससे अगली बात बच्चों कि इंसान गुफा में रहा है। गुफा का मतलब ये मान लो कि ये गुफा है, यहाँ पे आदमी रहे, रात के समय में, दिन के समय में, किसी भी समय रहे। ये इसलिए रहा यहाँ पे, एक तो गर्मी से बचने के लिए, एक सर्दी से बचने के लिए बच्चों, और एक बारिश से, वर्षा से बचने के लिए, और दूसरी बात जो जंगली जानवर है, जानवरों से बचने के लिए आदमी आ रहा है। ठीक है, गुफा में इसलिए रहा है। जब भी अग्नि का आविष्कार हुआ आई, तो इसने यहां तक कर दिया कि यहां पे अग्नि जला दी, कि जो गुफाएं मिली हैं उन पे अवशेष मिले हैं कुछ जले, उसे राख के या जलने के। ठीक है, इसलिए सोचते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे प्रमुख मुद्दा। वृक्ष के ऊपर है आज इंसान, तो ये मान लो कि भाई टहनियां हर ये कुछ भी है, इससे भी कभी जो जानवर है इसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, इसको लेकर रहा है। इसलिए पहला कारण जो है इंसान का वो ये रहा है। फिर दूसरा कारण ये रहा है कि जैसे सुलेमान और किरथार की जो पहाड़ियां यहाँ पे रहे आदमी, तो सबसे पहले यहीं पर इंसान ने इसी पहाड़ी के आसपास उसने कृषि की है। ठीक है, किसकी? गेहूं। इसको साफ कर देता हूं बेटा, नीचे वाले हिस्से को, इस हिस्से को। ठीक है, गेहूं की और बच्चों जौ की, इसने यहां पे खेती की है पहली बार। अगर भारतीय जो उपमहाद्वीप है अगर उसमें कृषि हुई है तो पहले यहां पे हुई है। तुम्हारी किताब में नाम नहीं दे रखा, मैं बता देता हूं, मेहरगढ़, इस पे हुई है। ठीक है, ये जगह है जो 6000 या 7000 ईस्वी पूर्व में यहां पे कृषि गेहूं और जौ की हुई है। ठीक है, इनके कारण रहे हैं, अभी साफ नहीं करे समझने के लिए आपके लिए। फिर दूसरी बात जो हम जिक्र करते गंगा नदी, उससे पहले, हाँ गंगा नदी नहीं, इससे पहले आओ बच्चों कि सिंध नदी, सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियां यहां पे। तो पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पे उसका उत्थान हुआ। जो भी सिंधु घाटी, सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां जो वैली बनी, उस पे सारी जगह यहां पे डेवलप हुई थी। तो पहली बार कितने 4500 से लेकर के 5000 साल पूर्व साल पहले। देखो कुछ डेट में अंतर हो सकता है, ये आर्कोलॉजिकल जो बोलते पुरातात्विक जो डिपार्टमेंट है, ये उसका काम है। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें। आपकी किताब में दिया हुआ कि 4700 साल पहले, उसका मतलब 2700 ईस्वी पूर्व, इसका मतलब ये है। लेकिन मैंने कॉमन सा बताया इसलिए लिखा मैंने। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व में तो थी, वो उससे पहले भी, उससे जो प्री थी वो भी थी। ठीक है, अब उसके बाद जो गंगा नदी बच्चों, गंगा नदी, तो गंगा नदी में 500 ईस्वी पूर्व यहाँ पे नगर बसे। यहाँ इनका मतलब यह है कि आदमी अच्छी तरह बसा, यहाँ पे नगरों का विकास यहाँ पे हुआ है। इसका तात्पर्य है कि हम ये कहें कि पहला नगरीकरण कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता ये हुआ, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस प्रकार के रहे। आप छोटे बच्चों, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके साथ अपना ज्ञान जो बड़ी क्लास है वो
ला देता हूँ, वो गलत है, आगे ध्यान रखो हमें, ठीक है। गंगा नदी कि 500 ईस्वी पूर्व में, आज से 2500 साल पहले यहाँ पे नगर बसे। उसके साथ साथ फिर सोन नदी है, जो सोन नदी, यहाँ पे बच्चों मगध साम्राज्य है, ठीक है। सबसे पहले स्थापना हुई एक बड़े साम्राज्य की भारत में, जिसकी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र रही, जिसको आप ज्यादा जानते हो कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उससे पहले हर्नेक वंश था, ठीक है। तो ये नदियों के कारण, ये नदी है जो पहाड़ियां हैं, उसका कुछ रीजन रहा है, आदमी तो यहाँ रहा है, लेकिन नदी है जो वो एक क्या होते हैं कि उसके पास की जमीन फर्टाइल होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट का भी माध्यम होते हैं, ठीक है। एक फिर उस जो ऊपर से नदी आई, उन्होंने अपना तलछट बिखेर दिया, तो वहां पे जमीन उपजाऊ हो गई, ये कारण होते हैं। इसलिए नदी है जो उसके सारे जो संस्कृतियां सभ्यता और विकास हुआ, उसके पीछे कारण ये है। हाँ, हमारे पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, जो बताया मैंने। साफ कर दो बच्चों, ये ध्यान रखना बच्चों कि भाई सबसे कमजोर प्राणी है आदमी, जंगली जानवरों से डरता था, इसलिए उसने ये स्थान चुने। अब लोग यात्रा क्यों करते हैं या क्यों करते थे, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी क्यों जाता है, जैसे आप और हम सभी यात्रा करते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो, छुट्टी के दौरान पिकनिक पे जाते हो, या अपने रिलेटिव के घर जाते हो, या अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो, दूरी फिर इतनी कि भी छोटे और बड़े की। जैसे आदमी आज रोजगार की तलाश में, कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई रूस में, कोई कहीं जाते हैं आदमी, तो ये कारण होते हैं बच्चों इनके। तो इनके जो प्रमुख कारण रहे हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक संकट, नेचुरल कैलेमिटी, ये रहा बच्चों। दूसरा रोजगार की तलाश, रोजगार के लिए जाएंगे। तीसरा जो राजा है अपनी सेना लेके सैनिक अभियान ये कर दो, सैनिक अभियान ये कर दो बच्चों। दूसरा साधु संत है, ये इसलिए जाएंगे प्रवचन देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवचन देते हैं, जैसे भिक्षा मांग कर ये खाते थे पहले, आज भी है साधु संत इस प्रकार। और अंतिम में कोई साहसिक आदमी है, घूमने फिरने का जिसको शौक है, तो फिर वो जाएगा। इसलिए आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसका प्रमुख कारण ये है, ठीक है ना। कि प्राकृतिक आपदा, मान लो बाढ़ आ गई, या कोई बीमारी है जो प्लेग टाइप है बीमारी, वो फैल गई, इसलिए आदमी छोड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे रोजगार के साधन है कि काम नहीं है भाई, आज यहाँ भूखे मरना यहाँ रह करके, इसलिए आदमी दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। फिर राजा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीतने के लिए, अपने राज्य से दूसरी सीमा को बढ़ाने के लिए फिर सैनिक अभियान करेंगे। जो साधु संत है फिर वो प्रवचन देने के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों वे आदमी जाते हैं, ठीक है। अब बेटा देश का नाम, ठीक है, कि क्या नाम है, इंडिया और भारत, ये नाम, और हिंदुस्तान,
प्राचीन, उसमें इसको हिंदुस्तान ये नाम है, जो उर्दू की पुस्तक है उसमें ये नाम है। ठीक है, तो ये नाम बच्चों। अब भारत जो देश अपना, उसको ये नाम कहां से मिले? एक बात ध्यान रखिए कि हिंदू ये धर्म का नाम नहीं है, ये क्लियर है। ठीक है, समझाऊंगा फिर पता चलेगा। ठीक बच्चों, यहां पे ईरान है जिसको पर्शिया बोलते हैं, प्राचीन नाम पर्शिया, ये है बच्चों। इधर इसके साथ ग्रीक है, यूनान है, ये राष्ट्र देश है। अब यहां पे देश अपना है भारत या इंडिया, ठीक है ना। और यहां से ये सिंधु नदी है वो बहती है, मान लो, ठीक है ना, ये मान लो ये नदी बहती है। तो यहां पे 6th सेंचुरी और 5th सेंचुरी ईस्वी पूर्व में इन्होंने यहां पे आक्रमण किया ईरान वालों ने, और जो सिंधु जो प्रांत है, सिंध जो प्रांत है, इसको अपना हिस्सा भी बना लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब ये नदी है, इसका नाम सिंधु नदी है। ये किसका नाम बेटा? कौन सी भाषा का? संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत भाषा सिंधु नाम है। तो इन्होंने जो से शब्द है, से को इन्होंने क्या कहा? है, इसलिए सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा। इनका जो प्रोनाउंसिएशन था बच्चों, सिंधु हिंदू, से को है बोलते थे। प्रोनाउंसिएशन इन्होंने इस प्रकार किया जैसा उनका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन के बाद ये सिंधु हिंदू बन गया। अब हिंदू ईरान के लिए केवल एक भौगोलिक क्षेत्र बेटा, भौगोलिक क्षेत्र है, और कुछ नहीं है। कोई धर्म नहीं है, कोई देश नहीं है, कुछ नहीं है। कि जो सिंधु नदी के जो पूर्व में रहता है, इस साइड में, उसको इन्होंने हिंदू कहा। इसलिए मैंने जैसे बताया था कि हिंदू है, कोई धर्म का नाम नहीं है। ये ईरानियों ने उन्हें दिया कि भौगोलिक क्षेत्र है, उसका नाम था ये। ठीक है, ये शब्द सिंधु से निकला है। सिंधु जो संस्कृत का शब्द है, ये से को है बोलते थे, प्रोनाउंस करते थे, इसलिए वो निकला। ठीक है, इसी प्रकार जो ग्रीक है, इनने भी सिंधु को इन्होंने इंडस कहा। क्या कहा बेटा? इंडस, सिंधु को। ठीक है, इंडस कहा। इंडस से ही जो रूप सुधरा, उसको इन्होंने इंडिया कहा। ये ग्रीक का नाम है टोटली। ठीक है, और कुछ नहीं, कई प्रकार के रोमर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया उस पर कि भी इंडिया के भाई इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट, कुछ ऐसा कि अंग्रेज दे गए 99 ईयर्स की, हमारे को जो फ्रीडम मिली वो लीज पे मिली, उसके बाद फिर हम गुलाम हो जाएं, कुछ है। तो ये गुमराह करने की और एक अच्छी बात नहीं है, मैं ये कहूँगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, रिपब्लिक बना। तो इंडिया इज ए टोटली साउंड कंट्री। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखिए कि इंडस और सिंधु, सिंधु हिंदू बना, भौगोलिक इकाई थी, ये कारण है। अब जो ये भारत है, अभी रुको, हिंदुस्तान, फिर बीच में उसके बाद जा करके जो हिंदू था, फिर एक धर्म का या आदमी जनता से जोड़ दिया इसको, इसका मतलब पीपल हो गए आगे चल के। फिर ये हिंदू था, इसी से फिर हिंदुस्तान बन गया, इसी से फिर ये बना है। ठीक है, अब जो भारत है, ये जो दुष्यंत है, महाभारत में जाओ बच्चों, उनके जो पुत्र थे, उसके नाम पे भारत नाम पड़ा, ऐसा ये कहानी है या एक ट्रेडिशन है। तो इंडस, इंडिया, सिंधु, हिंदू
और हिंदुस्तान एक भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, धर्म नहीं था पहले, बाद में धर्म बन गया। ठीक, भारत दुष्यंत के जो बेटे थे भारत, उसे लिया गया। तो समझ में आई बच्चों? हाँ बे, एक बात और बेटा, कि भी अतीत है उसके बारे में कैसे जाने हम? कि भूतकाल है ना, भूतकाल के बारे में एक ही मात्रा है, कैसे जाने, ये बात है बेटा। क्योंकि जैसे बता ना कि मैंने भी आदमी आदि मानव था, जंगलों में रहता था, कंद मूल कच्चा मांस खा करके फिर गुजारा करता था। उसके पास अग्नि का जो आविष्कार हुआ वो बाद में हुआ, पहले नहीं था। अग्नि का मेरे पास भी कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा कि 30,000 से लेकर के 50,000 साल पहले अग्नि का आविष्कार हुआ है, ऐसा मैंने पढ़ा है। एक्यूरेट डेट नहीं है। ठीक है, अगर हुई अब सामने आई तो फिर बताऊंगा कभी मैं। ठीक है, ये बात भूतकाल के बारे में। तो बेटा किसके माध्यम से, इसका मतलब ये भी कैसे जाने, इसका मतलब ये कि भाई इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं, इसका मतलब ये है। ये ध्यान से सुनना कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन कौन से साधन है या वो हमारे पास सामग्री है, हमारे पास सोर्सेस है, जिससे हम जान सकते हैं भी भूतकाल कैसा था। तो बेटा सही रूप से 2-3 बातें बताऊं आपको। पुरातात्विक, तात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा बच्चों विदेशी या यात्री उनका वृत्तांत, और बच्चों अंत में लोक धाराएं। इसका मतलब जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, इसका मतलब ये रीति रिवाज, रीति रिवाज, इसका मतलब ये बच्चों। ठीक है, ये स्रोत हमारे पास। ये किताब में अलग प्रकार से दे रखे, मैं सिंपल पढ़ाने का बताने का प्रयास करूंगा आपको। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर इस प्रकार ठीक नहीं, जो पॉइंट है पॉइंट के अनुसार ही समझाओ। लेकिन पॉइंट भी यही बने बच्चों, सिंपल है। ठीक है, जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है कि भाई औजार, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, कोई धातु, अभिलेख, भवन, हथियार आदि। उसमें पुरातात्विक भी लिखा हुआ है, और पुरातात्विक के साथ पुरातात्विक विद भी लिखा हुआ है। पुरातत्वविद, इसका मतलब उसको जानने वाला, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, उसको बार उसका जो टीचर है, क्योंकि उसकी स्टडी उन्हीं को करना है, जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्हीं को स्टडी करनी है, आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेस है उनकी। तो बच्चों मैं ये कहूं कि जो भी हमारे पास पुराना सामान है, सामग्री है या वस्तु है, किसी भी रूप में हो, मिट्टी के बर्तनों रूप में हो, धातु के बर्तनों रूप में हो, धातु के हथियार हो, कुछ पत्थरों के हथियार हो, पत्थरों की कोई भी चीज हो, कोई भवन हो, कोई अभिलेख हो, वो सब कुछ है, उस पे जो भी कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, यहां तक कि जीवाश्म वनस्पति, ठीक है,
और हड्डियां, ये किताब में आपकी सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, वो अलग अलग दी हुई। ये सब कुछ पुरातात्विक जो विभाग है, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उसका काम उसको स्टडी करना कि कोई भी जो जैसे इंसान है या कोई जीव है कब मरा, उसके बारे में ये डिपार्टमेंट बताएगा। एक फार्मूला है कार्बन 14 कार्बन 15 सॉरी 12 उसके तहत, ठीक है, ये बताएगा। तो इसलिए इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं, मतलब इसका मतलब ये कि भाई कितने ओल्ड है, ये कब थे, ये ध्यान रखो बस। अब जैसे आपके में दे रखा भाई साहित्यक, इसको साफ कर देता हूं नीचे वाले, आपके में नहीं सिलेबस में वैसे लिख दिया था मैंने, ठीक है, कि बच्चों की जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। साहित्यक, साहित्यक का मतलब बच्चों ये कि जो भी चीज लिखी हुई है, जो भी चीज लिखी हुई है एक पुस्तक के रूप में, वो सारे साहित्यक स्रोत है। जैसे आपके में लिखा हुआ है पांडुलिपि, पांडुलिपि बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले समझना प्रयास ये करो कि भी पांडुलिपि किसको कहते हैं। पांडुलिपि बेटा उसको कहते हैं जो राइटर होता है ना, लेखक होता है, लेखक की जो मूल कृति है, मूल कृति, इसका मतलब उसके द्वारा लिखी गई, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। आपने मान लो कोई भी पेज लिखा, जैसे सिंपल भाषा में कि आपको कोई काम होगा, आप स्कूल नहीं जा रहे, आपने एप्लीकेशन लिखी, जो एप्लीकेशन लिखी ना आपने, वो पांडुलिपि है, ये ध्यान रखो। अगर उस एप्लीकेशन को आपने टाइप करवा दिया, फिर वो पांडुलिपि नहीं रही है, सिंपल शब्दों में, ठीक है, कि जो लेखक है, जो उसकी मूल कृति है, उसको बोलते पांडुलिपि। जैसे कागज का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, चाइना में हुआ था वैसे, ठीक है, भारत में मुसलमान ले आए थे, अरब जो आए वो ले आए थे मूल कृति। ये जैसे भोजपत्र और ताड़पत्र हिमालय पर्वत पे मिलते बच्चों, उस साइड में मिलते हैं। जो पत्ते ही है, एक वृक्ष है, उसकी छाल और पत्ते, इनको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट सा दे करके उनको सॉफ्ट बना के तब वो जो लिखे गए, वो भोजपत्र थे, ताड़पत्र थे और छाल थे उनकी। जो अवशेष है अब बहुत से नष्ट हो गए, क्योंकि कीड़े मकोड़े उनने खा लिए उनको, या वैसे नष्ट हो गए। लेकिन कुछ मंदिर है, जो विहार है या किसी संग्रहालय में रखे हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन कुछ बचे हैं, तो उसको बोलते बच्चों पांडुलिपि, ठीक है, समझ में आया? साफ कर दो इसको। तो भूतकाल के बारे में हम इनसे जान सकते हैं बच्चों, कि पुरातात्विक औजार है, बर्तन है, धातु है, भवन है, ये है, वो है, हथियार, इनसे, ये इससे, पांडुलिपि जो लिखित है उससे, ठीक है। अब पढ़ते बच्चों तिथि के बारे में, ठीक है ना, कि भाई तिथि क्या है, कब आई, कैसे आई, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार। ये मूल रूप से जो आधुनिक समय में जो चला, जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर उसके अनुसार है। भारत में वो 200 वर्ष पूर्व, 200 या 250 वर्ष पूर्व, ये मान लो 200 से 250 वर्ष पहले फिर शुरू हुआ है ये। तो मोटे रूप से जानो कि जो तिथि, जो डेट्स है उसके बारे में, कि पहले उल्टे चलते थे। ईसा मसीह, ईसा मसीह, इसके जन्म के साथ, जन्म से
ठीक है ना। फिर होगा बच्चों एडी, ये होगा एडी। इससे जो पहले था जो डेट, उसको बोलेगा बच्चों बीसी, कि इसका मतलब यह है कि बिफोर क्राइस्ट, कि उसके जन्म से पहले, इसको बोलते हैं। और इसको बोलते बच्चों एनो डोमिनी, कि भी ईसा मसीह के जन्म के साथ, ये बोलते हैं, ठीक है। अब इनके एक और भी आगे कि BCE, बिफोर कॉमन एरा, कि जो अब कॉमन जो चल रहा है ना, जैसे 2023 है, तो उससे पहले, ठीक है ना। आज से करेंगे। अगर हम BC करते हैं कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता बताई कि भाई 3000, आज कितने हो गए डेट, आज 2023 हो गए बच्चों। इसका मतलब ये 3205, 5000 ईयर्स पहले, बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब ये, ठीक है। जो अब चल रहा है जैसे 2023 है, इसको बोलते हैं कॉमन एरा, CE, ये बोलते हैं कॉमन एरा। इसके साथ एक और आ गया BP, बिफोर प्रेजेंट, कि आज से जो पहले, इतने साल पहले, उसको बोलते हैं बिफोर, मतलब बिफोर प्रेजेंट बच्चों, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि जो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले सिस्टम है डेट का, उसको ये बोलते, बिफोर क्राइस्ट बोलते। उसके जन्म से पहले, इसके जन्म के साथ ही कि माना जाता है कि 1st सेंचुरी जो AD है, इसमें इसका जन्म होगा, उससे फिर 1 होगा, फिर जो ईयर्स है वो सीधे चलने लग गए, ठीक है। तो ये है बच्चों AD का मतलब एनो डोमिनी। अब अगला टॉपिक बच्चों किताब के अनुसार जो बुक में है कि भी अतीत एक है या अनेक, ठीक है बच्चों। तो मैं कहूंगा कि अतीत अनेक है बच्चों, ये ध्यान रखिए, क्योंकि राजा है, उसके नीचे सामंत या अधिकारी मान लो, सामंत मान लो, ये है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं अभिजात्य वर्ग है, ये मान लो। इसके बाद फिर शिल्पकार मान लो, इसके बाद फिर कृषक मान लो, फिर बच्चों लेबरर वो मान लो, मजदूर, ठीक है, मजदूर बच्चों। उसके बाद फिर जैसे चंडाल थे, बाद के आए थे चांडाल, वो मान लो, या हम कहें शिकारी, ये मान लो। तो एक नहीं हुआ ना अतीत, सभी का अतीत बच्चों अलग अलग है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। क्योंकि राजा जो वर्णन करवाएगा या उसके जो दरबारी कवि हैं वो लिखेगा, तो अपनी जो राज दरबार है उसके बारे में लिखेगा, अपनी जो सैनिक अभियान है उनके बारे में लिखेगा, इसके जो कार्यक्रम है जनता उसके द्वारा जो किए गए कार्य, अच्छे कार्य उनके उसमें लिखेगा, ये करेगा। राजा रानी परिवार जो उसके बारे में, सामंत अभिजात्य है, इसके नीचे जो आई कैटेगरी वो अपने बारे में लिखेगी, ऐसाराम के बारे में, कंट्रोल करते हैं, टैक्स कलेक्शन जो कुछ करेंगे। शिल्पकार है, उन्होंने जिस चीज को कैसे बनाया वो उसके बारे में बनेगा, जैसे लोहार है, सुनार है, मोची है, और रत्कार थे, शिल्पकार थे, कुम्हार है, वो आप उसके बारे में लिखा जाएगा। कृषक है कि उपज कैसे उपजाई, रबी की और खरीफ की, जायद की, कितनी फसलें ली, कैसे हुआ, वो उसके बारे में लिखा। मजदूर, उसने जो काम किया, जो अपना पेट भरा, उससे लिखा। चांडाल शिकारी, जो उसका काम धंधा, उसके बारे में लिखा। जैसे किताब के अनुसार कि मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह बच्चों। अब ये द्वीप समूह है तो यहाँ के जो लोगों का जो जीवन है वो तो मछली है, जो फिश है, उसके ऊपर आधारित है। वो तो पकड़ के वो खाते हैं, समुद्र से पकड़ लिया वो खा लिया। लेकिन जो एक शहर का आदमी है, शहरी जो, उसका जीवन तो इस प्रकार नहीं है। उसका जीवन तो जो गांव से जो कच्चा माल आया या गांव से जो तैयार आया माल होके तैयार, गुड़ है, चीनी है, दूध है, दही है, जो भी कुछ है, ठीक है ना, अनाज है, तो इसका गुजारा तब हो रहा है। इसलिए अतीत एक नहीं हो सकता। ये आप है, हम हूं, मैं हूं, तो हमारा अतीत अलग अलग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो काम धंधे उनके लेकर के जो पोजीशन है उसको लेकर के फिर अतीत बदलते बच्चों। इसलिए मैं कहूंगा अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है, जैसे अतीत राजा के बारे में आ गया, सामंत वर्ग के बारे में आया, तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अतीत फिर भूतकाल अच्छा होता है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहेंगे उनने मेहनत की थी, इसलिए परिवार आगे चलेगा। देश कहेगा कि नहीं, जो यूथ था, जो जनरेशन थी, वो उसने बहुत मेहनत की, इसलिए देश आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये अतीत एक नहीं होता, अनेक होते हैं। अब अगला टॉपिक बच्चों की अज्ञात लिपि। अज्ञात जो लिपि बच्चों, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, जानकारी उसके बारे में, ठीक बेटा। तो बेटा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, उसमें देश है मिस्र, ये देश है। इसमें जगह है रोसेटा। इसमें एक अभिलेख मिला पत्थर का। अभिलेख बच्चों उसको बोलते हैं, कोई भी जो हार्ड चीज है, मान लो कोई भी है, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ मिल गया, वो अभिलेख है। जैसे मर्द भांड उससे मिला, कोई दीवार पे मिल गया, कोई पत्थर पे मिल गया, या किसी धातु के उससे मिल गया, तो अभिलेख है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन है बच्चों। तो इसमें एक तो यूनानी लिपि में, एक यूनानी लिपि, और दूसरा बच्चों इसमें दो जो मिस्री जो लिपि है उसमें लेख मिले, जो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जो विद्वान थे उन्हें इसको स्टडी करना चाहा, तो स्टडी करके ये इसके जो अक्षर थे, अल्फाबेट थे, उनकी जो ध्वनि थी, प्रोनाउंसिएशन उसकी, उसको मिलाया। फिर कुछ चित्र थे, उनको मिलाया। तो उसके बाद इस नतीजे पहुंचे कि इसको पढ़ने में सफल हुए। इस प्रकार हम कोई लिपि है, ज्ञात लिपि, उसको जानने के लिए दो लिपि या उसके समांतर लिपि या लेख, अभिलेख, स्तंभ, लेख, तो वो मिल जाए तो फिर उसको आसानी होता पढ़ने में। इस प्रकार हमने इसको पढ़ा, ठीक है। तो बेटा ये साफ कर दूं, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर कि भाई व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है ना, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये पूरा हो गया बेटा। तो बच्चों कोई भी आपको समस्या आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। मैंने पहले भी कहा था कि किताब लेके नहीं बैठना, मैं फिर कह रहा हूं लास्ट में भी, किताब नहीं समझो आप। इतिहास रटने की बात नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा शुरू से लेके आज तक, कभी भी किताब नहीं ली है, कभी भी नहीं ली। इस बात के मेरे जो स्टूडेंट है वो गवाह इस बात के, ठीक है। क्योंकि रटोगे तो फिर किताब की जरूरत पड़ेगी। अगर आप समझोगे, जैसे मैंने समझा, अभी कहाँ रहते थे, नदी के किनारे थे, जैसे बता के डरपोक प्राणी है, जंगली जानवर से डरता है, इसलिए गुफा में घुस गया डर के मारे, इसलिए पेड़ पे चढ़ गया डर के मारे, ठीक है ना, इसलिए पहाड़ी पे चढ़ गया डर के मारे। इस प्रकार समझो, रटना नहीं है आपको। इसलिए मैं यही कहूंगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप ध्यान लगा के पढ़ोगे
जो भी समस्या आए उसको जरूर लिखना, जरूर बताना। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल या आसान नहीं होता, सब कुछ इन टेस्ट लेने पे और इन टेस्ट पैदा करने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो सभी का धन्यवाद।